नमस्कार, मैं हूं दिशा रटारे और आप देख रहे हैं एफएम न्यूज बुलेटिन। शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबरों के साथ। पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी गई है। गौतम गंभीर ने दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और बताया कि उन्हें आईएसआईएस कश्मीर से जान से मारने की धमकी मिली है। डीसीपी सेंट्रल श्वेता चौहान ने कहा कि इस बात की जानकारी मिलते ही हमने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। उन्होंने कहा कि फिलहाल मामले की जांच चल रही है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि सेफ्टी के लिए गौतम गंभीर, जो आप बता दें कि बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर हैं, उनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और गौतम गंभीर, आपको बता दें कि हमेशा कट्टरपंथ के विरोध में लगातार बोलते रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद गौतम गंभीर, और जो कि आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं, उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर ने इस बात का आरोप लगाया है कि आईएसआई कश्मीर से उनको धमकी मिली है, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उनके घर का घेराव कर लिया है और उनकी सुरक्षा को बढ़ा दिया है। बता दें कि पूर्वी क्रिकेटर ने दिल्ली पुलिस से शिकायत दर्ज कराई है। ऐसे कश्मीर ने गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी दी है। आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी के पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने उनका घेराव कर दिया है और उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर हमेशा से कट्टरपंथ को विरोध में लगातार बोलते रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी सांसद, आपको बता दें कि पूर्वी दिल्ली से उन्हें जान से मारने की धमकी मिली है। इस खबर पर और बातचीत के लिए हमारे साथ दिल्ली पुलिस के एचडीसीपी एलन राव जुड़ रहे हैं। राव जी, जी, गौतम गंभीर को जो आईएसआई कश्मीर संगठन से धमकी मिली है, उसे किस तरह से आप देख रहे हैं, उसे किस तरह से हैंडल किया जा रहा है? देखिए, जो धमकी मिली है उसका सबसे पहला तो एक्शन ये होगा कि जिनको धमकी मिली है वो पुलिस में कंप्लेंट करे, उसकी इन्वेस्टिगेशन होगी। इन्वेस्टिगेशन में ये मालूम होगा कि ये वास्तव में ही किसी संघ से है या किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से धमकी है या किसी और ने मजाक किया है। ये बहुत अहम बात है, इसको पहले जानकारी लेना जरूरी है। अगर ये बात सत्य है कि किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने इसे धमकी दिया है तो फिर ये मामला सीरियस हो जाता है। फिर इसकी इन्वेस्टिगेशन और ज्यादा जोर शोर से की जाएगी और ये पता लगाया जाएगा किस आदमी ने धमकी दी है, किस नंबर से दी है या किस चैनल से दी है। ये सारी चीजें पता करने के बाद में जो लीगल एक्शन हमारे देश का कानून है उसके हिसाब से इसमें कार्रवाई की जाएगी। सीरियस मामला है अगर ये असल में धमकी है तो। जी, राव जी, से कितनी गंभीरता और क्या क्या उपाय होने चाहिए, क्योंकि अक्सर किसी ना किसी को इस तरह की धमकी मिल रही है, फोन पे धमकी देना बड़ा ही आसान हो गया है, तो आप क्या समझते हैं और क्या उपाय आप अपनी तरफ से देना चाहते हैं? देखिए, अगर ये धमकी सच्ची है तो दिल्ली पुलिस को सबसे पहले उनको अप्रोच करना चाहिए। दिल्ली पुलिस को अपने बताना चाहिए, कंप्लेंट करनी चाहिए, जिसकी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन होगी। उसके बाद अगर लगता है कि वास्तव में उनको थ्रेट है उनकी लाइफ को, तो दिल्ली पुलिस उनको उनकी रिक्वेस्ट पर उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगी। जो सिक्योरिटी में जो भी उसके आगे पीछे साथ चलने वाले होंगे या पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड होंगे, और जो मूवमेंट, क्योंकि ये पब्लिक फिगर है, एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनको पब्लिक में आना जाना पड़ता है। तो इस लिहाज से ये पुलिस के जो भी अधिकारी होंगे, जो देखेंगे, जो एप्रोप्रिएट जो नंबर ऑफ पर्सन की सिक्योरिटी में होने चाहिए वो होंगे, और उसके हिसाब से उसी हिसाब से उसमें काम किया जाएगा। जी, राव जी, हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए धन्यवाद। बता दें कि पूर्वी दिल्ली से सांसद गौतम गंभीर, और आपको बता दें कि पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर को आईएसआई कश्मीर से धमकी मिली है, उन्हें जान से मारने की धमकी दी रही है, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने पूरे घर का घेराव कर दिया है और आपको बता दें कि उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया गया है। आपको बता दें कि गौतम गंभीर को आईएसआई कश्मीर संगठन से धमकी मिली है। अक्सर कई बार ये देखा गया है कि बड़े सेलिब्रिटीज को धमकियां आईएसआई की तरफ से मिलती जा रही है, जिसके बाद आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने उनकी सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ा दिया है, उनके पूरे घर का घेराव कर दिया है। और बीजेपी सांसद और पूर्वी दिल्ली से बीजेपी सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने, आपको बता दें कि जान से मारने की धमकी दी है, जिसके बाद उन्होंने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है।
तो इस खबर पर और जानकारी के लिए हमारे क्राइम ब्यूरो ताहिर सैफी जुड़ गए हैं। ताहिर जी, क्या कुछ पूरा मामला है जो गौतम गंभीर को ऐसे ही कश्मीर से धमकी मिली है, क्या कुछ पूरा मामला है? देखिए बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कि पूर्व क्रिकेटर और दिल्ली के भाजपा से सांसद गौतम गंभीर को जो है आईएसआई के द्वारा जो है कश्मीर के माध्यम से जो है जान से मार देने की धमकी मिली है, जी दिल्ली पुलिस में की गई है। जी शिकायत मिलने के बाद पुलिस के आला अधिकारी हरकत में आ गए और गौतम गंभीर के घर के बाहर जहां सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है तो वहीं पूरे मामले की जांच की जा रही है। जांच में अभी तक सामने जो सांसद है उनकी तरफ से जो है एक मेल दी गई है जिसमें गौतम गंभीर ने अपनी सुरक्षा को कड़ी करने का और जो है बात की गई है, साथ ही अपने परिवार को लेकर चिंता जाहिर की गई है, क्योंकि जिस तरीके से धमकी भरा मेल भेजा गया है, गौतम गंभीर को जान से मार देने की धमकी मिली है, उनके परिवार के ऊपर हमला करने की धमकी मिली है, तो उसको लेकर जो है दिल्ली पुलिस ने जो है साफ तौर पर जो है कड़ा एक्शन लेना शुरू कर दिया है और सुरक्षा का घेरा जो है बढ़ाते हुए दायरे की जांच जो है आगे बढ़ा दी है। इसके साथ ही गौतम गंभीर की द्वारा जो मेल आया था उसकी जो है ट्वीट किया गया था, उसको लेकर पुलिस के अधिकारी जांच कर आगे कार्रवाई करने में जुटे हुए हैं, क्योंकि गौतम गंभीर बेवक अंदाज के लिए जाने जाते हैं और जो बड़े मुद्दे होते हैं कई बार उनमें जो है उनका सीधा सीधा रोल जो है निकल कर सामने आता है और उस पर वो अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। इन्हीं बातों को लेकर जो है माना जा रहा है कि गौतम गंभीर को जान से मार देने की धमकी मिली है। फिलहाल पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है, पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि कश्मीर से जो मेल आया है उसकी जांच की जा रही है, जल्दी जो आरोपी हैं उनको भी जो है गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा। फिलहाल पुलिस के अधिकारी पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने की बात कर रहे हैं। जी ताहिर जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देश की राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता स्तर लगातार खराब बना हुआ है। मंगलवार के बाद अब बुधवार सुबह भी हवा खराब है। बुधवार भी वायु गुणवत्ता की खराब श्रेणी में है। वायु गुणवत्ता और मौसम पूर्वानुमान और आसाधन प्रणाली के मुताबिक राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता AQI 393 है। बता दें कि उत्तर भारत में अगले 5 दिन भी मौसम साफ रहने का अनुमान जताया जा रहा है। आने वाले दिनों में प्रदूषण से दिल्ली वासियों की राहत नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि दिल्ली में अभी भी AQI 393 है। अभी भी दिल्ली की हवा खराब श्रेणी में देखी जा रही है। वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है। AQI 393 पाई गई है। राजधानी दिल्ली के लोगों को वायु प्रदूषण से थोड़ी राहत मिली है। ऐसे में दिल्ली सरकार स्कूलों को दोबारा खोलने के साथ ही सरकारी कर्मचारियों के जारी वर्क फ्रॉम होम खत्म करने पर विचार कर रही है। इसी मुद्दे को लेकर आज दिल्ली सरकार की अहम बैठक होने जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में वर्क फ्रॉम होम खत्म करने और स्कूलों को दोबारा खोलने पर ऐलान हो सकता है। बता दें कि बीते सप्ताह प्रदूषण खराब स्थिति में देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्कूलों को बंद करने के साथ ही कर्मचारियों को घर से काम करने के लिए सरकार को सुझाव दिया था। आपको बता दें कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर कम होता देख आज एक बैठक होने वाली है जिसमें वर्क फ्रॉम होम और दिल्ली के स्कूलों को दोबारा खोलने पर चर्चा की जाएगी। हो सकता है कि इस बात की घोषणा कर दी जाए कि अब दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोल दिया जाएगा और वर्क फ्रॉम होम को खत्म कर दिया जाएगा। आपको बता दें कि पिछले हफ्ते प्रदूषण का स्तर को देखते हुए दिल्ली सरकार ने यह अहम फैसला लिया था कि अब सभी सरकारी कर्मचारी वर्क फ्रॉम होम करेंगे और सभी स्कूल एक सप्ताह के लिए बंद होंगे, जिसको लेकर आज एक अहम बैठक होगी जिसमें इस बात पर चर्चा हो सकती है कि दोबारा से दिल्ली में स्कूलों को खोला जाए और वर्क फ्रॉम होम को खत्म किया जाए। दिल्ली एनसीआर में रहने वालों के लिए खबर बेहद जरूरी है। खासतौर पर जेवर एयरपोर्ट 25 नवंबर को होने वाले शिलान्यास कार्यक्रम को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने कुछ मार्गों को डायवर्जन किया है। चूंकि पीएम मोदी जनसभा में आने वाले वाहनों के व्यवस्थित रूप से पार्क करने के लिए अलग अलग जगहों पर पार्किंग बनाई गई है। इस दौरान जनसभा के आने वाले वाहनों के लिए अतिरिक्त अन्य वाहन जिन्हें जनसभा में नहीं जाना है उनके रास्ते में कुछ बदलाव किए हैं। इसके लिए ट्रैफिक पुलिस ने रूट डाइवर्ट किए हैं। दरअसल नोएडा ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की सामान्य रूप से संचालन के लिए डाइवर्जन वाले रास्तों पर बदलाव किया है। ऐसे में बुलंदशहर सिकंदराबाद से जेवर की ओर जाने वाले ट्रैफिक का कस्बा झज्जर के कस्बा जहांगीरपुरी की ओर से डाइवर्ट किया जाएगा और यहाँ यातायात जहांगीरपुरी जेवर होकर अपने
और जा सकेंगे। वहीं यमुना एक्सप्रेसवे और पलवल नोएडा जेवर से सिकंदराबाद बुलंदशहर की ओर जाने वाले यातायात जेवर खुर्जा मार्ग से कस्बा जहांगीरपुरी से कस्बा जोजर झज्जर होकर अपने स्थानीय जगह पर जा सकेंगे। और कैसे होगी पुलिस की व्यवस्था और क्या है कार्यक्रम का पूरा रोड मैप। खबरों का सिलसिला इसी तरह जारी रहेगा, लेकिन मत हो चलाए छोटे से ब्रेक का। बच्चा बच्चा देशभक्ति पढ़ेगा, अब बच्चा बच्चा देशभक्त बनेगा। दिल्ली के स्कूलों में हमने देशभक्ति पाठ्यक्रम पढ़ाना शुरू किया है। जब हर बच्चा भारत माँ का वीर सपूत बनेगा, तभी बनेगा भगत सिंह के सपनों का भारत, तभी बनेगा बाबा साहब के सपनों का भारत। चलो यहाँ पर सही से स्पेलिंग है। पूजा मैं मार्केट से आता हूँ। मिस्टर, कार की चाबी? नहीं मैं पैदल ही जाऊंगा। पापा, not dad। हाँ यार, अपनी दिल्ली सरकार बोलती है कि पॉल्यूशन कम करने के लिए हफ्ते में एक बार अपनी गाड़ी से एक ट्रिप कम करें और उसकी बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट या कारपूल का इस्तेमाल करें। इट्स अ स्मॉल रिक्वेस्ट, मेक सेंस, नो? यस, और ये बात मैं आपसे कब से कह रही थी, लेकिन मैं हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रही थी। यू नो व्हाट, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि जब दिल्ली सरकार और घर की सरकार एक ही बात बोल रही है तो सुन ही लेना चाहिए। चलो यू गाइस कैरी ऑन, मैं चलता हूँ, बाय। बाय पापा। एक हफ्ते में आप जितनी बार गाड़ी निकालते हैं, अब से बस एक बार कम निकालें। बस एक ट्रिप कम, आप मिलकर अपने हिस्से का पोल्यूशन कम करें। हफ्ते में गाड़ी का बस एक ट्रिप कम करें। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बढ़ते हैं खबरों की ओर। दिल्ली के लोग गुरुवार से एक और लाइन पर चालक रहित मेट्रो का आनंद ले सकेंगे। 25 नवंबर से दिल्ली मेट्रो के सबसे बड़े 59 किलोमीटर लंबे पिंक लाइन पर इसका परिचालन शुरू होगा, जो शिव विहार से मजलिस पार्क तक जाती है। इस कदम के बाद दिल्ली मेट्रो दुबई को पीछे छोड़कर दुनिया के शीर्ष 5 देशों की सूची में चौथे नंबर पर शामिल हो जाएगी। अभी दिल्ली मेट्रो 38 किलोमीटर लंबी मजेंटा लाइन पर चालक रहित मेट्रो चल रही है। इस लाइन के जुड़ने के बाद चालक रहित मेट्रो का कुल नेटवर्क 97 किलोमीटर का हो जाएगा। दुनिया में अब तक चालक रहित मेट्रो परिचालन का नेटवर्क 1100 किलोमीटर का है, जिसमें दिल्ली मेट्रो की कुल भागीदारी 9% हो जाएगी। देश का पहला एंड ऑफ लाइफ वाहन स्क्रीनिंग और रिसाइकलिंग यूनिट मारुति सुजुकी तोयोत्सु इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नोएडा के सेक्टर 80 में संचालित हो चुका है। इसके आपको बता दें कि मारुति सुजुकी और टोयोटा तोयोत्सु ग्रुप ने संयुक्त रूप में लगाया है। 10,993 वर्ग मीटर लगाए गए प्लांट में तकरीबन 44 करोड़ रुपए का निवेश किया गया है, जिसमें सालाना 24,000 वाहनों की स्क्रीनिंग और रिसाइकलिंग की जाएगी। आपको बता दें कि केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने इसका उद्घाटन किया है। इस मौके पर भारत जापान दूतावास के एम्बेसडर भी मौजूद रहे। दो दिन के बाद आज शेयर बाजार ने हरे निशाने में कारोबार की शुरुआत की है। बीएसई के प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 55.93 अंकों की बढ़त के साथ 98,719.86 खुला है। वहीं निफ्टी में 22.75 अंकों की तेजी के साथ 17,526.10 की लेवल पर शुरुआत की है। वहीं एशिया बाजारों में मिले जुले रुझान देखने को मिल रही है।
बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत सरकार बहुत जल्द क्रिप्टो करेंसी पर शिकंजा कसने की तैयारी में है। सभी निजी क्रिप्टो करेंसी बैन किए जा सकते हैं। इसके लिए सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में बिल लेकर आ रही है। मंगलवार को जैसे ही ये खबर आई, सभी प्रमुख क्रिप्टो करेंसी में काफी गिरावट देखने को मिली। ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी में 15% से ज्यादा की गिरावट देखी रही है। आपको बता दें कि पिछले दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्रिप्टो करेंसी को लेकर अहम बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी युवा पीढ़ी के लिए खतरनाक खेल की तरह है। इसके बाद से ही प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भारत में क्रिप्टो करेंसी पर बैन लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि क्रिप्टो करेंसी एक मुद्दा है, एक डिजिटल रूप है। ये किसी सिक्के या नोट की तरह ठोस रूप में आपकी जेब में नहीं होता है। ये पूरी तरह से ऑनलाइन होती है और बिना किसी नियम के इसके जरिए व्यापार होता है। इसको कोई सरकार या कोई अथॉरिटी जारी नहीं करती है। केंद्रीय रिजर्व बैंक ने भी डिजिटल करेंसी के कारण साइबर धोखाधड़ी के मुद्दे को उठाया था। और आपको बता दें कि साल 2018 में आरबीआई ने क्रिप्टो करेंसी के लेन देन का समर्थन करने को लेकर बैंकों और वित्तीय संगठनों को प्रतिबंधित कर दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राजधानी में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया जैसी बीमारियों की वृद्धि को नियंत्रित करने को नगर निगम को विफलता पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। अदालत ने कहा कि इसे नियंत्रित करने के लिए निर्देश अधिकारियों बहरे कानों पर नहीं पड़ रहे हैं। अदालत ने कहा कि जमीनी स्तर पर डेंगू को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया है, बल्कि नगर निगम का काम टैक्स एकत्रित करना व कर्मचारियों को वेतन देने तक सीमित रह गया है। मामले में हो रही बढ़ोतरी व उसके रोकथाम के उपाय पर असंतुष्टि जताते हुए पीठ ने कहा कि ऐसे कैसे हो सकता है कि हर साल डेंगू बढ़ रहा है। क्या इसे रोकने का काम नगर पालिका का नहीं है? पीठ ने सवाल उठाया कि क्या ये कोई रॉकेट साइंस है कि मॉनसून के बाद मच्छर होंगे, डेंगू होंगे, या पिछले 15 से 20 वर्षों से एक पैटर्न है। ऐसे कैसे हो सकता है कि हर बार आपकी दलीलें ये कह देती हैं कि आपके पास स्टाफ की कमी है, वास्तव में आपके पास अधिक स्टाफ है। तो वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ग्रेटर नोएडा पुलिस ने बड़ी सफलता हाथ लगी है। बता दें कि यहां पुलिस ने बीटा 2 थाना इलाके की एक निजी सोसाइटी में चोरी करने वाले 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही पुलिस ने इन आरोपियों के पास से भारी मात्रा में नकदी, आभूषण और हथियार भी बरामद किए हैं। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए चोर शातिर अपराधी भी हैं, जिन पर आपको बता दें कि 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज है। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। तो मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें FM न्यूज़।